कि मोर देन 60% 70% लोगों को पता ही नहीं है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स फाइलिंग. म्यूचुअल फंड हुआ, शेयर हुआ, ईटीएफ हुआ, इनको इंडिया में टैक्स कैसे करते हैं? Now you have to see two things: how much duration you are holding that. Your mutual fund, your stocks, short term, which is less than 12 months, taxed at 20%. और जब आती है लैंड, आपका रियल एस्टेट हो गया, फिजिकल गोल्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, अनलिस्टेड स्टॉक्स, ये सब के लिए अगर आप 24 महीने के अंदर इसको बेचते हो तो आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से होगा. तो दिस इज द मेन डिफरेंस. यू हैव टू सी 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स. ऐसे कोई अंडररेटेड हैक्स है जो मैं यूज करके टैक्स बचा सकती हूँ? फॉर श्योर, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजन आई एम हियर. आपके कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है और मान लीजिए किसी को प्रॉफिट हो रहा है 1 करोड़, एक ऑप्शन तो है कि मैं इसके ऊपर 12.5% टैक्स विच इज 12.5 लाख कर दूं. दूसरा ऑप्शन है मैं इससे हाउस बाय कर लूं. पूरा 2 करोड़ अगर मैं कोई घर परचेस करने में इंडिया में इन्वेस्ट करता हूं, ओके, आई डोंट नीड टू पे अ सिंगल रुपी टैक्स. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से, दैट यू प्लान फॉर दैट एंड यू वुड रादर पे जीरो टैक्स. अब मान लीजिए किसी ने होम लोन ले रखा है या फिर एजुकेशन लोन ले रखा है, वो उसका यूज करके अपना टैक्स लायबिलिटी कैसे कम कर सकते हैं? अगर फ्यूचर ऑप्शन में किसी का लॉस है, उसको आप कोई भी इनकम के सामने सेटअप कर सकते हो. व्हाट इफ आई incurred losses? How to navigate that? आपके लॉस आपको कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा. Hello everyone. Today on Dhan Podcast, we have a very special guest, Mr. Nitesh Buddhadev. He is a CA and a seasoned taxation expert with over 12 years of experience. He is the founder of Nimit Consultancy, where he helps high net worth individuals manage their wealth and taxes. Hello Nitesh, welcome to Dhan Podcast. Tax planning की अगर बात करें, what is the biggest mistake according to your opinion people are making when it comes to planning their taxes? सो आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट विद अनुषा, बिकॉज व्हाट हैपन्स जब हम बात करते हैं टैक्स प्लानिंग की, मैंने देखा है कि मोर देन 60% 70% लोगों को पता ही नहीं है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स फाइलिंग. लोगों को लगता है जब हम जुलाई में अपना रिटर्न फाइल करते हैं वही हो जाता है अपना टैक्स प्लानिंग, बट एक्चुअली दैट्स काइंड ऑफ अ पोस्टमार्टम. आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते. जो भी आपने अप्रैल से लेके मार्च तक, विच इज़ फिनेंशियल ईयर में, जो आपने अर्न किया है फ्रॉम एनी सोर्सेज, आपका उसको एक हिसाब देना है गवर्नमेंट को, काइंड ऑफ, प्लस आपका TDS कटा है एंड ऑल दैट थिंग. दिस इज़ योर टैक्स फाइलिंग. जो हो गया उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? सो टैक्स फाइलिंग ये है. वर्सेस अगर मैं टैक्स प्लानिंग की बात करूँ, टैक्स प्लानिंग इज समथिंग कि आपके पास लॉ में, इनकम टैक्स में काफ़ी सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ से आप लीगली आपके टैक्सेस कम कर सकते हो. उसको अगर मैं प्रॉपरली यूज़ करूँ तो वो यूज़ करके अगर मैं मेरा टैक्स रिड्यूस कर रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड टैक्स प्लानिंग. इट्स एज सिंपल एज दैट. बट दिस इज द, आई थिंक, द मोस्ट कन्फ्यूजिंग थिंग. लोगों को पता ही नहीं है कि आप, उसको लग रहा है मेरा TDS कट गया, मेरा ये हो गया मेरा. इट्स नॉट लाइक दैट. यू नीड टू नो ऑफ सर्टेन लॉ. अगर वो आपको पता है और आप प्रॉपरली उसको यूज़ करके आपके फेवर में अगर आप टैक्स कम कर पा रहे हो, ये हो जाता है आपका टैक्स प्लानिंग. दूसरी इधर जो मैं मिस्टेक्स देख रहा हूँ ना, कि काफ़ी लोगों को कंप्लायंस भी नहीं पता है. सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर कि मेरा TDS कट गया. अगर मैं सैलराइड हूँ, मेरा TDS कट गया, या मैं प्रोफेशनल फीस अर्न कर रहा हूँ तो मेरा TDS कट गया. मैं अगर म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे इतना टैक्स भरना पड़ेगा. शायद वो टैक्स रेट नहीं पता है, पर एटलीस्ट पता है कि ये प्रॉफिट के ऊपर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा. बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट कि आपको कंप्लायंस काफ़ी लोगों को इधर पता नहीं है. क्यों? एडवांस टैक्स करके एक चीज़ है जहाँ पे TDS नहीं कटता है, और जहाँ पे आपको 10,000 के ऊपर पूरे साल में अगर टैक्स भरना है, ओवर एंड अबाउट जो आपका TDS TCS जो कट गया, तो अगर वो मैं नहीं भर रहा हूँ तो मुझे पीनल इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. तो फॉरगेट अबाउट, पीपल आर नॉट सेविंग टैक्सेस, पीपल आर पेइंग मोर टैक्सेस बिकॉज दे डोंट नो द प्लानिंग एंड कंप्लायंस. वन मोर कंप्लायंस आई वांट टू हाईलाइट. ये टाइम जब हम बात कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को उस चीज़ की नोटिस आ रही है. लोग HRA क्लेम करते हैं. जब मैं कोई, मेरा जब होम ऑनर है, उसको मैं जब रेंट दे रहा हूँ, अगर वो पर मंथ 50,000 के ऊपर है, तो आप भले ही सैलराइड हो, बिजनेसमैन हो, आपको उसके ऊपर TDS काटना है. तो लोगों ने सिर्फ TDS कटते हुए देखा है, किसी का काटा नहीं है TDS. तो लोगों को ये पता नहीं है. और अगर मैं TDS नहीं काटता हूँ तो अगेन मुझे पिनल, उसके ऊपर मुझे पिनल इंटरेस्ट लगेगा, ऐसी पेनल्टी से जो आपको भरनी पड़ेगी, बिकॉज आपने, जब आपके लैंडलॉर्ड को मोर देन 50,000 रेंट दिया है पर मंथ, आपने TDS नहीं काटा है. सो आई थिंक विथ वॉट यू स्टार्टेड, प्लानिंग अगर समझ गया तो आप टैक्स कम कर सकते हो. उसके साथ आपने कंप्लायंस भी समझ लिए तो आपका टैक्स कम हो सकता है, एंड दैट ऑल्सो लीगली. नितेश, अभी बहुत सारे लोगों में ऐसा नोशन है कि आपको ITR तभी फाइल करना चाहिए अगर आपका इनकम टैक्सेबल हो, अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी. हाउ ट्रू इज दैट? सो जब बात आती है इनकम टैक्स फाइल करने की, आई वुड पुट इट इनटू द 3 कैटेगरीज. एक हो गया इनकम बेस, जो आपने बात की कि अगर मेरा इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, ओके, आफ्टर ऑल द डिडक्शन एंड ऑल दैट थिंग, तो मुझे मेरा ITR फाइल करना पड़ेगा. ठीक है, बेसिक एग्जम्पशन मुझे लास्ट फिनेंशियल ईयर का देखना है, बिकॉज मैं लास्ट फिनेंशियल ईयर के लिए अभी फाइल करूँगा.
और मैं वो भी मेंशन करना चाहता हूँ, ये साल के लिए नॉर्मली 31 जुलाई इज़ द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न, ये टाइम हो गई है 15 सितंबर। तो अभी जब मैं रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ तो मुझे या करना है कि नहीं, राइट, एप्लीकेबल है कि नहीं। सो द फर्स्ट थिंग हियर इज़ दैट कि आपका लास्ट ईयर का इनकम न्यू रिजिम में हो और 3 लाख के ऊपर है तो हो गया बेसिक एग्जाम्पशन के ऊपर आपको रिटर्न फाइल करना है। अगर ओल्ड रिजिम में हो तो 2.5 लाख के ऊपर आफ्टर ऑल द डिडक्शन और बिफोर टेकिंग दैट, मतलब उसको अकाउंट किए बिना आपका नेट इनकम ये 3 लाख या 2.5 लाख है तो आपको रिटर्न फाइल करना है। ये इनकम बेस है, काफ़ी लोगों को पता है। जो नहीं पता है वो दूसरे बकेट में मैं डालूंगा एक्सपेंस बेस। अगर आप समझ लीजिए आपकी बेसिक एग्जाम्शन के ऊपर इनकम नहीं है पर आपने पूरे फिनेंशियल ईयर में अगर 2 लाख से ऊपर फॉरेन रेमिटेंस किया है, आई मीन टू से फॉरेन एक्सचेंज आपने लिया है या आपने फॉरेन ट्रैवल किया है जहाँ पे आपने 2 लाख से ज़्यादा स्पेंड किया है, भले ही आपकी इनकम आपने नहीं दिखाई है फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। द सेकेंड, अगर आपने पूरे साल में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 1 लाख के ऊपर भरा है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उसका कोई मतलब नहीं है कि आपकी कितनी इनकम थी, क्योंकि ये जो कैटेगरी है गवर्नमेंट को चाहिए था कि एक तो टैक्स जो उसका है बेस वो बढ़े, उसके साथ जो ब्लैक मनी वाले हैं वो एक्सपेंस तो कर रहे हैं पर इनकम नहीं दिखा रहे, सो दे वांटेड टू कैप्चर दिस काइंड ऑफ अ पीपल, दैट्स द सेकंड। थर्ड मैं बोलूँगा वॉलंटरी काइंड ऑफ अ रिटर्न फाइलिंग रिक्वायर्ड। वाई? बिकॉज लेट्स से आई वांट टू गो लंडन और यूएस एंड ऑल दैट थिंग, दे गोइंग टू आस्क मी फॉर माई इनकम, तो मुझे मेरे पास इनकम का प्रूफ क्या है, मैंने जो रिटर्न फाइल किया है। फिर मान लीजिए मुझे लोन लेना है तो इसके लिए मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अभी आती है, मैं प्रॉफिट की बात तो हमने कर दी पर शायद कोई साल में मुझे सिर्फ लॉस है, अगर वो लॉस को मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है अनुषा, स्टिल आई हैव टू फाइल द रिटर्न। और मेरा सिर्फ TDS कटा है पर मुझे वो TDS रिफंड लेना है बिकॉज मेरा टैक्स हो नहीं रहा है, तो वो TDS एंड TCS को रिफंड लेने के लिए भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। सो मिसकंसेप्शन इधर यही है कि वो इनकम वाला क्राइटेरिया है तो मुझे रिटर्न फाइल करना है, बट ये एक्सपेंस वाला और ये जो वॉलंटरी वाला क्राइटेरिया है इट इज़ वेरी लेस डिस्कस्ड। तो आपने बात की कब कब रिक्वायर्ड होती है ITR फाइल करना, बट ऐसे बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं जो जो पहली बार ITR फाइल करने True. वाले होंगे, क्या आप बेसिक्स बता सकते हैं उनको कैसे वो स्टार्ट करें, कैसे होता है प्रोसेस? फॉर श्योर इट्स क्वाइट रिलेवेंट बिकॉज हम टैक्स फाइलिंग सीजन में है एज वी आर डिस्कसिंग दिस। और जो पहली बार कर रहे हैं या मैं बोलूँगा अनुषा भले हर साल भी कर रहे हैं, हर ईयर कुछ ना कुछ इनकम टैक्स के जो फाइलिंग फॉर्म्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंज है, तो फर्स्ट टाइम वर्क के लिए तो रिलेवेंट है ही जो आपने क्वेश्चन पूछा, बट मुझे लगता है उसके साथ जो भले हर साल कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं या कोई CA के थ्रू करा रहे हैं या कोई भी कंसल्टेंट की हेल्प ले रहे हैं, पर इनको ये बेसिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना वो उनको पता होना चाहिए बिकॉज दैट्स क्वाइट रिलेवेंट। सो इनकम टैक्स रिटर्न ITR जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, 1 to 7 डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं, 1 to ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 एंड सो फोर्थ। पर हमारी जो अभी ऑडियंस है और मैं बेसिक हम लोग के लिए भी बात करूँ तो ITR 1 से ITR 4 इज़ क्वाइट रिलेवेंट। वाई? बिकॉज आपका ITR 1 उसके लिए है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 उसके लिए है जिसका इनकम सैलरी इनकम है, उनका मान लीजिए सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम आता है, मतलब बेसिक सा एक सिर्फ सैलरी वाला बंदा आप बोल दो, उसके लिए ITR 1 है। ITR 2 जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो समझ लीजिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा है या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है या तो फिर वो NRI है, ये सब के लिए आपका ITR 2 है। अभी ITR 3 आता है जो FNO ट्रेडिंग कर रहा है, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है बिकॉज योर FNO ट्रेडिंग और योर नॉर्मल ट्रेडिंग इज कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम। सो ITR 3 इज फॉर समवन जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में है, लाइक आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम इनटू वेल्थ मैनेजमेंट, तो मेरा जो इनकम आता है उसके लिए मुझे बिजनेस एंड प्रोफेशन में मेरा इनकम दिखा के फाइल करना है बिकॉज आई एम नॉट अ सेलराइट। अलॉन्ग विद दैट ऑफकोर्स मेरा इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा तो मुझे ITR 3 में जाना है। पर ITR 3 में जो मिसकंसेप्शन मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जो ट्रेडर है, फ्रिक्वेंट ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं और FNO ट्रेडर है, उसको भी बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज़ ITR 3 फाइल करना है। और मैं एम्फोसिस क्यों कर रहा हूँ ITR 3 पे, बिकॉज ITR 3 इज़ क्वाइट लेंदी, उसमें काफ़ी सारी डिटेल देनी है, आपकी बैलेंस शीट आपको सबमिट करनी है, इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ITR 1 and 2 कंपेरेटिवली सिंपल है। अभी आते हैं ITR 4 विच इज़ लास्ट वन, वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इज़ नथिंग बट आपको एक आपकी जो इनकम है वो आप प्रिजम्पशन के बेस के ऊपर आप टैक्स भर सकते हो। समझ लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उसकी इनकम है 50 लाख रुपए, ठीक है, तो वो डायरेक्टली सिर्फ 50% ऑफ देयर इनकम पे टैक्स भरेगा और उसको इनकम कंसीडर करेगा। तो किसी की 50 लाख इनकम है, उसको वो बोलेगा मेरी इनकम 25 लाख है बिकॉज माई 25 लाख इज एक्सपेंस। ऐसा कोई प्रोविजन है इनकम टैक्स में जिसको बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, तो वो जो बेनिफिट ले रहे हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का वो ITR 4 भरेंगे।
सो अपनी जो ऑडियंस है मुझे लगता है ITR 1 2 3 4 इसके अंदर ही मुझे लगता है मोर रिलेवेंट, और जो इसके अंदर फॉल होगी। तो अगर ये आपको पता है बिकॉज आपने रॉन्ग फॉर्म सेलेक्ट कर लिया तो आपको स्क्रूटिनी आ सकती है, आपका रिटर्न वैलिड नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा ITR भर रहे हो। इन केस मैंने कोई फॉर्म गलत भर दिया, रॉन्ग फॉर्म आपने जैसे मेंशन किया, उसको रिवर्स करने का कुछ तरीका है? यस, तो आप अभी जब 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप रिवाइज कर सकते हो रिटर्न को, ठीक है। उसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर। उसके पहले आपको रिवाइज करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है हम पॉडकास्ट राइट टाइम पे कर रहे हैं तो शायद कोई गलती नहीं करेगा अगर वो बराबर से देख रहा है तो। सो नितेश, रिसेंटली ITR फॉर्म्स में काफ़ी चेंजेस एंड रिविजन्स हुए हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं वो क्या है? फॉर श्योर इट्स क्वाइट रिलेवेंट, बिकॉज मैं जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाता हूँ ये तो मुझे पता चल गया कि मुझे कौन सा ITR सिलेक्ट करना है, एटलीस्ट हमको अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, राइट। बट उसके बाद क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं तो शायद कुछ आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है या शायद आपको एडिशनल डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। उसके लिए ये टाइम जो चेंजेस हुए हैं जो 3 से 4 जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट मैंने आपको बताया कि आपको ITR 1 जो है ना तो ही फाइल कर सकते हो जब आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है, या मैं ऐसे बोलूँ आपका अगर कैपिटल गेन है म्यूचुअल फंड या स्टॉक से तो आप ITR 1 सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने ये टाइम एक इंपॉर्टेंट चेंज किया है कि अगर आपकी 1,25,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है फ्रॉम म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स, ओके, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। ऐसा क्यों किया है? बिकॉज आई डोंट नीड टू पे एनी टैक्स ऑन फर्स्ट 1,25,000 ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 मैंने लास्ट ईयर किया है तो फिर भी मैं ITR 1 फाइल कर पाऊंगा, कंसिडरिंग आई एम रेसिडेंट, मेरी सैलरी इनकम है और मेरा एक ही हाउस प्रॉपर्टी से का इनकम आ रहा है और शायद उसके अलावा बेसिक आपका नॉर्मल इंटरेस्ट है, और ये लास्ट जो ऐड कर रहा हूँ वो चेंज हुआ है विच इज़ 1,25,000 तक अगर आपका कैपिटल गेन है फिर भी आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। दैट्स अ बिग चेंज। उसके बाद जब आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा होता है, 50 लाख से अगर ज़्यादा आपका इनकम है तो आपको एक बैलेंस शीट देना पड़ता है, इवन दो आप सिर्फ सैलराइड हो। मैंने आपको बताया आपको बैलेंस शीट, आपका असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का एक पूरा एक हिसाब देना पड़ता है गवर्नमेंट को अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन में हो। बट अगर आपकी सैलरी इनकम, कैपिटल गेन इनकम जो भी सारी मिला लो, बिजनेस प्रोफेशन नहीं भी है, पर टोटल इनकम आपकी 50 लाख के ऊपर हो तो आपको बैलेंस शीट सबमिट करना पड़ता है। वो जो रिक्वायरमेंट थी वो चेंज करके 1 करोड़ कर दिए। तो ये काफ़ी एक रिलैक्सेशन दिया है, बिकॉज सी ऐसा कुछ इतना बड़ा चीज़ नहीं है, बट फिर भी आपको हर साल एक एडिशनल डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि व्हाट असेट यू आर होल्डिंग, आपके पास क्या लायबिलिटी है, कैश ऑन हैंड कितना है। इट्स लाइक अ बिजनेसमैन जैसे बैलेंस शीट बनाता है, राइट। सो ये अभी 50 लाख से चेंज होकर हो गई है 1 करोड़। सो दैट्स अनदर बेनिफिट कि जो एक रिलैक्सेशन दिया गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट चेंज, बिकॉज लास्ट टाइम 2 बजट थे बिकॉज ऑफ द न्यू गवर्नमेंट केम इन और गवर्नमेंट जनरल इलेक्शन, 23 जुलाई 24 को एक बजट आया और नॉर्मल 1 फेब को जो बजट आता है वो भी आया, 1 फेब 24 एंड 23 जुलाई 24, करेक्ट, 2 बजट आए, राइट। अभी वो जुलाई 24 वाला जो बजट था उसमें काफ़ी सारा कैपिटल गेन उन्होंने रिवैम्प कर दिया। सो पूरा चेंज हो गया ऐसे आप बोल सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो सही नहीं थी शायद गवर्नमेंट के हिसाब से, उसने उसको रेक्टिफाई किया। बट अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कैपिटल गेन इतना रिवैम्प हुआ है और आज जो चेंज हुआ है आपको डिस्क्लोजर एडिशनली क्या देने हैं। अगर आपकी जो कैपिटल गेन इनकम है फ्रॉम स्टॉक्स, फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, मे बी लैंड, गोल्ड, ऑल दिस थिंग्स, ये काफ़ी चेंज हुआ। बट चेंज में क्या बोला कि क्योंकि बजट आ रहा है मिड ऑफ द फिनेंशियल ईयर, नॉर्मल ऐसा नहीं होता है, फुल फिनेंशियल ईयर में एक ही बजट होता है, बिकॉज मिड ऑफ द फिनेंशियल ईयर में बजट आता है विच इज़ 23 जुलाई 24। तो आपका 1 अप्रैल 24 से लेके 22 जुलाई तक का जो कैपिटल गेन है वो अलग से डिस्क्लोज करना है। 23 जुलाई से 31 मार्च 25 तक का जो कैपिटल गेन है उसको अलग से डिस्क्लोज करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके रेट चेंज हो गए। पहले मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स मैं पे करता था 10%, वो बढ़ा के 12.5% कर दिया। तो अभी मैंने तो बजट के पहले ही प्रॉफिट बुक कर दिया है या कुछ मैंने कुछ भी ट्रांजेक्शन किया है, उस ट्रांजेक्शन पे मुझे अभी भी 10% ही भरना है लॉन्ग टर्म है। अगर शॉर्ट टर्म है तो 15% भरना है। वो चेंज होके हो गया आपका म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स वाला। 23 जुलाई ऑनवर्ड्स ये हो गया 12.5% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका हो गया 20%। तो आपको ये रिटर्न में दोनों डिफरेंटली बाइफर्केट करने बताना पड़ेगा और उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो दिस इज अ बिग चेंज एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आपका ये टाइम का रिटर्न फाइलिंग चेंज होकर 31 जुलाई से 15 सितंबर हो गया। बिकॉज जो यूटिलिटीज़ बनाते हैं, जो भी टेक कंपनीज इसको यूटिलिटीज़ बनाती है, उसको काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़े फॉर्म में।
सो अगर कोई इफ somebody is wondering why 31st July has shifted to 15th of September, good 45 days I would say jump Yeah. from normal return filing date, this is one of the reason because बहुत सारे changes हुए लास्ट टाइम मिड ऑफ द फिनेंशियल ईयर में बजट आया था और काफ़ी सारे चेंजेस हुए, वो प्रिपेयर करने के लिए, वो फॉर्म में डालने के लिए ये चेंजेस होने के बावजूद आपको ये इतना टाइम दिया गया क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन जमा कर पाए। एट द सेम टाइम वो लोग भी प्रिपेयर करके उसमें जो यूटिलिटी जो ITR फॉर्म्स होते हैं वो अभी 1 महीने पहले भी रिलीज नहीं हुए थे, जो ITR 3 और ITR 2 की बात कर रहे हैं। सो दिस इज द रीज़न कि ITR फाइलिंग आपका डिले है ये टाइम। That's very interesting, actually. Very insightful. Okay, so my next question to you would be, what are the common mistakes that people make while filing ITR? Quite a lot, but I can name a few which is so common. और जब ITR भरने जाते हो तो अगर ये 4-5 चीज़ों का ध्यान रख लिया अनुषा तो मोस्ट प्रोबेबली आप बच जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बट ऑफ कोर्स इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि आपकी क्या क्या इनकम है और क्या डिस्क्लोजर देना है। बट जो मैंने देखा है, लोग सबसे पहले अपना एक AIS स्टेटमेंट है, AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये एक फॉर्म आता है गवर्नमेंट की वेबसाइट, आपकी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। इट्स नथिंग बट योर फिनेंशियल कुंडली। अनुषा ने पूरे फिनेंशियल ईयर में कितना अर्न किया है, कितना TDS भरा है, फॉरेन घूमने गई है कि नहीं, कार परचेज किया है कि नहीं, क्रेडिट कार्ड बिल कितना भरा है, एवरी डैम थिंग इज कैप्चर्ड देयर बाय डिफॉल्ट। तो आपको पता हो कि नहीं पता हो, पर आप इनकम टैक्स को ऑलरेडी पता है AIS के जरिए। तो आपको क्या करना है, जब आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो, आपको उसके पहले AIS डाउनलोड करना है और देखना है। 2 रीज़न से देखना है। एक तो आप कुछ बाई चांस गलती से छूट तो नहीं जा रहा है दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल उसमें आपका FD इंटरेस्ट, सेविंग बैंक इंटरेस्ट सब कैप्चर हो जाएगा, कौन सा म्यूचुअल फंड लिया, कौन सा स्टॉक बेचा, एवरी डैम थिंग इज कैप्चर्ड। ये हम कहाँ डाउनलोड करते हैं? AIS करके जो स्टेटमेंट है आपके इनकम टैक्स पोर्टल में, आपका जो लॉगिन होता है, ठीक है, उधर जाके कर सकते हो। सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन हु आर watching this right now, that irrespective of who is filing your return, please go and check that. Just for the information's sake, you will be stunned by the information available there. Trust me. Everyone must download the AIS because मैं 2 रीज़न बोल रहा हूँ। एक तो मुझे कंपेयर करना है कि मेरे फॉर्म 16 में क्या है, मैं कितना कैपिटल गेन दिखा रहा हूँ वर्सेस मेरा कुछ भूल तो नहीं हो रही है। बिकॉज अगर इसमें कुछ आपका छूट गया, क्योंकि इनकम टैक्स को तो ऑलरेडी पता है पर आपने डिस्क्लोज नहीं किया, तो आपको आ जाएगी नोटिस कि आपने ये दिखाया नहीं है। दैट इज़ वन थिंग यू नीड टू रिकनसाइल। द सेकेंड थिंग इज दैट AIS लास्ट 4 साल में लॉन्च हुआ है, काफ़ी लोगों को अभी तक नहीं पता है, 4 साल से ये एग्जिस्ट करता है, पर ये इंप्रूव हो रहा है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। और आफ्टर ऑल इट्स अ टैग, तो उसमें ग्लिचेस आ रहे हैं। तो ऐसा होगा कि शायद आपने समझ लीजिए आपके जॉइंट ऑनर हो आप कोई प्रॉपर्टी में, या जॉइंट म्यूचुअल फंड होल्ड करते हो, तो दोनों में वो म्यूचुअल फंड सेल दिखा देगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ऐसी काफ़ी सारी मिस्टेक्स अभी जब हम बात करें एटलीस्ट एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको ये भी रेक्टिफिकेशन जो है वो उसमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज गवर्नमेंट को क्या लगता है दोनों ने शेयर्स बेचे या दोनों ने म्यूचुअल फंड बेचे, बिकॉज दे आर होल्डिंग डीमैट एज जॉइंटली और म्यूचुअल फंड एज जॉइंटली। दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल। ओके, सो इसलिए AIS डाउनलोड करें एंड डोंट इग्नोर दिस। द इंफॉर्मेशन इज माइंड ब्लोइंग, एट द सेम टाइम यू नीड टू कंपेयर एज आई टोल्ड यू। उसके बाद आता है द कॉमन मिस्टेक्स में मैं जब देख रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिंग की बात अगर आगे करूँ, तो जब आप म्यूचुअल फंड बेचते हो तब आपको पता है कैपिटल गेन लगता है। काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड की स्विच करते हैं, मतलब इक्विटी से डेट में गए, डेट में से इक्विटी में आया, या जो भी स्विच किया, या इक्विटी से गोल्ड में गए, वॉट एवर दे डन। बिकॉज पैसे अकाउंट में नहीं आ रहे हैं, उनको लगता है दिस इज़ नॉट अ सेल, और इसको कैपिटल गेन नहीं मानते और इसको दिखाना नहीं है। बट दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कैपिटल गेन। तो जब मैं इक्विटी से डेट स्विच करता हूँ या डेट से इक्विटी स्विच करता हूँ या मैं STP करता हूँ, ऑल दिस ट्रांजेक्शन कंसिडर्ड एज अ कैपिटल गेन और एटलीस्ट कंसिडर एज अ सेल्स। तो अगर आपने उसमें प्रॉफिट है या लॉस वो आपको डिस्क्लोज करना है। तो मैनी पीपल मिस आउट ऑन दैट पार्ट। That's the second biggest mistake I would have seen when I see the prospects जो ITR देते हैं या जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसमें मैंने जो गैप देखा है। उसके अलावा ये 2-3 चीज़ों के अलावा अगर मैं कॉमन चीज़ें बात करने जाऊँ, काफ़ी लोगों को लगता है कि मैंने रिटर्न फाइल कर दिया, मेरा काम हो गया। विदिन 30 डेज आपको उसको E-वेरीफाई करना पड़ता है। दैट प्रूव्स दैट कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाला है आपको पता है आपने क्या डाला है, और यू हैव टू E-वेरीफाई दैट। सो E-वेरिफिकेशन अगर आप भूल जाते हो तो आपका रिटर्न फाइल कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो E-वेरीफाई करने के बहुत सारे ऑप्शन है, थ्रू आधार, थ्रू बैंक पोर्टल, बहुत सिंपल से ऑप्शन और सिंपल प्रोसीजर है। बट जब रिटर्न फाइल करो, आप सबमिट करो, उसके बाद आप E-वेरीफाई नहीं करते हो, तब तक वो कंसीडर नहीं होगा कि इट्स फाइल्ड। अगर आप खुद से कर रहे हो तो एटलीस्ट ये चीज़ का ध्यान रखना है। इफ समबडी इज डूइंग ऑन योर बिहाफ, दे विल मस्ट डू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, काफ़ी बार लोगों को ये नहीं पता है कि एक इनकम टैक्स में क्लबिंग प्रोविज़न है। जैसे इफ़ आई गिफ्ट लेट्स से 10 लाख रुपीज़ टू माई वाइफ,
Okay, she would be happy, of course. But the thing is that when I'm gifting this, and now she invests this money into, let's say, stocks, mutual fund or any FD, उसमें से जो इंटरेस्ट आएगा या उसमें से जो इनकम आएगी वो मेरे में क्लब हो जाएगी. I can't give gift to my wife. I can give, but if I'm giving gift to my wife and now she is investing or any of the spouse is investing, that income generated from that gift or asset would be clubbed into the one who has gifted the money. Okay. ठीक है, तो ये लोगों को पता ही नहीं है. या समझो मेरी माइनर डॉटर है, मैंने उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दिए और उसमें से FD कर दिया, उसमें जो इंटरेस्ट आएगा वो मेरे में टैक्सेबल होगा, नहीं कि मेरी डॉटर में. तो ये क्लबिंग प्रोविज़न बहुत सारे लोगों को नहीं पता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने जॉब चेंज की है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ओके, तो आपके पास 2 फॉर्म 16 होंगे. 2 फॉर्म 16 है तो दोनों एम्प्लॉयर ने शायद से आपको बेनिफिट्स दे दिया होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन का और बाकी सारे बेनिफिट्स. ये आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस एम्प्लॉयर का जो सैलरी है जो करंट एम्प्लॉयर को नहीं दिखाया है, ठीक है, तो दोनों आपको बेनिफिट दे रहे हैं, उसकी वजह से आपका TDS कम कटेगा. अभी आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में खुश हो गए कि हाँ मेरा TDS कम कटा कंपेयर टू माई कलीग्स, बट यू हैव टू पे दिस टैक्स वाइल फाइलिंग रिटर्न. सो डोंट डू दैट. Account for 2, 3, whatever job you have changed during the financial year, and you have to disclose these details. Very interesting. Do you have any tips or maybe some suggestions for every person who are, let's say, ITR फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में ही? अगर मैं let's say मुझे डॉक्यूमेंट्स किसी की ज़रूरत हो या फिर किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखना हो, ऐसे छोटे छोटे कोई टिप्स आपके पास हो जो बाद में ITR फाइल करते वक्त आपको काफ़ी आसानी होगी? सो सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, क्योंकि AIS से आपकी लाइफ काफ़ी सिंपल हो गई. क्योंकि आपको भी जो नहीं पता है, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि आजकल लोगों के मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं, राइट, तो सब में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है या कुछ आपने FD वेरियस की, आपके पास ये सब रिकॉर्ड अगर मेंटेन कर रहे हो तो नथिंग लाइक दैट. अल्टीमेटली आपके पास पूरे फाइनेंशियल ईयर का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, सब बैंक का, ठीक है. क्योंकि मैंने आपको बता रहा हूँ कि मैंने शायद बड़ा ट्रांसफ़र कर दिया होगा या 2-3 लाख 1 लाख मुझे पता भी नहीं है, तो वो भी मुझे पता चल जाएगा कि किसको मैंने ट्रांसफ़र किया है. और वापस मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये सब अगर इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो जैसे आपने पूछा कि ईजी तो हो जाएगा, मेरी नॉन कंप्लायंस भी नहीं होगी. बिकॉज इफ़ आई एम ट्रांसफरिंग मनी टू माई वाइफ, शी हैज़ टू शो दैट एज अ गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, ठीक है. भले एग्जेम्प्ट इनकम है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं भरना है, पर उसको ITR में दिखाना पड़ेगा. तो ये सब अगर मेरे पास है, जो आप पूछ रहे हो कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपका पूरा बैंक स्टेटमेंट और आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका रिकॉर्ड रखो. और ये जो AIS है ना, वो एवरी क्वार्टरली अपडेट होता है, तो आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर भी आप देख पाओगे कि आपके इनकम क्या रिफ्लेक्ट कर रही है. तो आपके AIS आप साल में 2 से 3 बार डाउनलोड करके देखिए. उसके अलावा आप जो भी इनकम अर्न कर रहे हो उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड आपके पास रखो, तो आपको पता चलेगा. भले आपका फॉर्म 16 आएगा लास्ट में, सबसे बड़ा क्रूशियल डॉक्यूमेंट वही है, बिकॉज फॉर्म 16 कैप्चर्स एवरीथिंग, बट दैट्स ओनली फॉर द सैलरी थिंग. आप सैलरी के अलावा भी काफ़ी आपकी इनकम हो सकती है या काफ़ी आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा. और नॉट ओनली दैट, मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया कि उसके ऊपर आपको एडवांस टैक्स भी भरना पड़ेगा. तो इसके लिए मुझे एवरी क्वार्टरली, एटलीस्ट एवरी क्वार्टरली मेरा क्या इनकम है वो देखते जाना है, और उसके ऊपर TDS नहीं कटा है तो मुझे उसके ऊपर एडवांस टैक्स भरना है. तो नॉट ओनली आफ्टर द ईयर एंड वेर यू वॉन्ट टू फाइल द रिटर्न, बट ड्यूरिंग द ईयर एटलीस्ट वंस इन अ क्वार्टर you should be knowing what is you are earning and have you offered tax on that or not. नितेश, हमने बात की फाइलिंग की, अब हम आते हैं टैक्स प्लानिंग पे. लेट्स से एक नया अर्नर है एंड दे आर कंफ्यूज बिटवीन कौन सा रजीम लेना है नहीं लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं न्यू रजीम को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाने के लिए. इज देयर अ गोल्डन रूल और मे बी हाउ शुड अ पर्सन गो अबाउट दिस कि कौन सा रजीम चूज करना है, ओल्ड या न्यू? Anusha, we came out the comparison between the old regime and new regime, I think 4 or 5 years back, जब ये पूरा कंसेप्ट आया, न्यू regime गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया. तो वी वर वंडरिंग कि कैसा ऐसा सिंप्लीफाई कैलकुलेशन दे कि लोगों को 60 सेकेंड में पता चल जाए कि विच regime इज़ बेटर फॉर यू. सो वी आर द फर्स्ट वन इन इंडिया टू कम आउट विद दैट कैलकुलेशन विच इज़ कॉल्ड अ ब्रेक इवन एनालिसिस. बहुत सिंपल सा एक टेबल है दैट आई विल शेयर विथ यू. बट जस्ट टू गिव यू द काइंड ऑफ हाउ दैट वर्क्स, ओके. आपको सिंपली 2 चीज़ चाहिए, एंड वाई एम सेइंग 60 सेकेंड, इट्स दैट ईजी, बट पीपल आर नॉट consciously choosing their regime, and that's why this is quite relevant. 60 seconds to know your regime, and you need 2 things. What is your CTC and how much deduction and exemption you can claim. If you know this 2 figure, सबको पता ही होगा, ठीक है. अगर ये 2 चीज़ें आपको पता है, 60 seconds and you know your which regime is beneficial for you. तो हर एक इनकम लेवल पे
एक हम लोगों ने एक बैक कैलकुलेशन करके एक फिगर निकाला कि इतना अगर आपका डिडक्शन एग्जाम्शन है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजीम यू चूज यू पे द सेम टैक्सेस. तो वो हो गया ब्रेक इवन पॉइंट. टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर आपकी 15 लाख इनकम है, ओके, रफली आपको 6 लाख रुपए के डिडक्शन एंड एग्जाम्शन चाहिए. अगर आपका 15 लाख सीटीसी है और 6 लाख रुपए का डिडक्शन एंड एग्जाम्शन है, अब ऑल दिस डिडक्शन एंड एग्जाम्शन इज योर HRA, LTA, your ELSS, your PPF, EPF and all this which you can think of, right? ये सब मिला के अगर वो 6 लाख हो रहा है तो आप दोनों रिजिम में सेम टैक्स भरेंगे. अगर उसके ऊपर 15 लाख की CTC और 6 लाख के ऊपर डिडक्शन आपके पास है तो आपके लिए ओल्ड रिजिम बेनिफिशियल है, वरना न्यू बेनिफिशियल है. I'll give you one more example which is quite relevant for each and every one of us maybe, और जिसकी सैलरी 24,75,000 के ऊपर है. अगर जितने भी लोग हैं उसकी इनकम 24,75,000 एंड हायर, they need 8.5 lakh rupees of deduction and exemption to break even, which means if my income or my salary is 24,75,000 and I can claim for deduction and exemption more than 8.5 lakh rupees, I should go for old regime. Otherwise, I should go for a new regime. So it is that simple. So from this, what I understand is break even point से अगर ऊपर गया, Right. तो old regime you should Perfect. choose. And अगर कम है तो new regime. It's that simple. और हम लोगों ने हर एक इनकम लेवल के लिए निकाला है. So for this year, अगर आपकी सैलरी 12,75,000 के नीचे है, by default go for new. Why? Because you will not pay any tax, at least on your salary income. Yes. But still you have to pay tax on your mutual funds and capital gain. Okay, only on salary income and other incomes you will not pay the tax. But अगर आपकी 15 लाख है, 18 लाख है, 20 लाख है, तो सबके लिए ऐसे ब्रेक इवन हमने नंबर निकाला है. और दिस क्वाइट रिलेवेंट फॉर ईच एंड एवरी वन. सो इट्स दैट सिंपल. यू जस्ट नीड टू सी दिस टेबल एंड यू विल कम टू नो कि अगर आपने ऑलरेडी रिजीम अभी सिलेक्ट कर ली होगी, because normally your HR come behind you in month of April May only that select your regime, but please cross check which one is beneficial from this exercise. आपने बात की exemptions और deductions की. मैं ये जानना चाहती हूँ कि regime, new regime हुआ या old regime हुआ, how do these work? Like first of all, what is the difference between the both? And then old regime, it's quite complicated. Can you please explain it to us? For sure. So I believe in the quote of which is quite famous, and I often quote that death and taxes are the only thing which is certain. Okay, but you can't do anything about the death, but you can plan your taxes and you reduce your taxes. तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगा. अगर आपको लॉ समझना है, पैसे बचाना है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. एग्री विथ यू. तो न्यू रिजीम में अगर आप हो, आपने एनालिसिस कर ली 60 सेकंड्स वाली, और आपको लग रहा है कि नहीं इतने सारे मेरे पास डिडक्शन नहीं है. पहले तो कौन से डिडक्शन एग्जाम्शन है, आई एम कमिंग टू दैट. बिफोर दैट इट्स क्वाइट रिलेवेंट कि न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम में डिफरेंस क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस की गवर्नमेंट ने. गवर्नमेंट का सिंपल लॉजिक था कि मैं न्यू रिजीम में सारे बेनिफिट जो मिल रहे हैं डिडक्शन एग्जाम्शन वाले वो निकाल देता हूँ, पर उसके बदले एक बड़ा बेनिफिट दे देता हूँ स्लैब वाइज. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये साल के लिए, ये फिनेंशियल ईयर विच इज़ 25-26 फिनेंशियल ईयर में अगर मैं हूँ, तो मैं अगर बात करूँ ओल्ड रिजीम की, तो एनीथिंग अबव आई अर्न मोर देन, मेरा बेसिक एग्जाम्शन जो है उधर वो है अभी भी 2.5 से 5 से 10 एंड मोर देन 10. इतना सिंपल स्लैब रेट है उधर. मोर देन 10 यू पे 30% टैक्स. वर्सेस इफ आई एम इन द न्यू रिजीम, 24 लाख के ऊपर जब मेरा इनकम जाएगा मैं 30% दूंगा. तो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड हाउ मच आई एम गोइंग टू सेव by opting for a regime. तो न्यू regime simple thing is that no deduction and exemption. दो ही है, कौन से मैं बता रहा हूँ, बट नो डिडक्शन एग्जाम्शन, वेरी सिंपल. आपका स्लैब रेट में मैंने आपको बेनिफिट दे दिया. वर्सेस ओल्ड regime, आपका स्लैब रेट में मैं बेनिफिट नहीं दे रहा हूँ. आपके इंडिविजुअल लेवल पे आपके पास कौन से ऐसे डिडक्शन है, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग, यू हैव सम एक्सपेंसिस, अगर वो सबको मैं जोड़ लूँ तो वो सब जोड़ के अगर आप टैक्स बचा पा रहे हो, जैसे हम लोगों ने वो ब्रेक इवन नंबर बताया, अगर वो बचा पा रहे हो तो यू गो फॉर ओल्ड. सो दिस इज द मेन डिफरेंस. ओल्ड regime, you have more than 50 plus deduction and exemptions to claim out of that whichever is applicable to you, and your tax slab is not that favorable like a new regime. In new regime, hardly 1 or 2 deduction or exemption to claim, and your taxation is favorable, tax slab is favorable. Okay, अभी ये कौन से डिडक्शन एंड एग्जाम्शन है? अगर मैं न्यू रिजीम की बात करूँ तो पहला है 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन. उसके अलावा आपको मोस्टली कुछ नहीं मिलता है, बट कोई ऑर्गेनाइजेशन में एनपीएस का बेनिफिट है. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एनपीएस का बेनिफिट है, विच इज़ एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे जैसे पीएफ कंट्रीब्यूट करता है, अगर वो आपके बिहाफ पे एनपीएस कंट्रीब्यूट करता है, ओके, दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस. अगर ये प्रोविजन है तो इसका भी आप डिडक्शन ले सकते हो.
जैसे आप आपकी सैलरी का 12% अप टू 12% आप डालते हो ईपीएफ में, Yes. सेम तरीके से आप अप टू 14% ऑफ योर सैलरी यू कैन इन्वेस्ट इन टू एनपीएस, बट ये आपके एम्प्लॉयर के पास ये प्रावधान होना चाहिए, तब आप कर सकते हो। तो ये दो ही चीज़ें मोटा मोटी, इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज आपका स्लैब रेट बेनिफिशियल है एज वी डिस्कस, राइट। बट आप ओल्ड रिजिम में आते हो तो आपके पास हाउस रेंट अलाउंस है, आइदर आप मुंबई में रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, आइदर आप रेंट पे रह रहे हो या आपका खुद का घर है। अगर आप रेंट पे रह रहे हो, आप रेंट पे कर रहे हो, तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हो, विच इज़ एचआर है। अगर आप हाउस परचेस किया है लोन पे, तो उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट भर रहे हो उसका आप बेनिफिट ले सकते हो, वो हो गया आपका हाउसिंग बेनिफिट। इसके अलावा आपकी ऑफिस आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स देती है, लाइक लेट्स से मील वाउचर्स, लाइक योर लीव ट्रैवल अलाउंस। Yes. आप कहीं जाते हो घूमने, उसके टिकट्स आप दे के क्लेम कर सकते हो। बुक्स, पीरियोडिकल्स, देर आर सर्टेन थिंग्स विच इज़ ऑफर्ड फ्रॉम द ऑफिस दैट इज़ देयर ओवर एंड अबाउ, लाइक you are investing into ELSS mutual fund, Yes. you are investing into PPF, you are investing into term insurance or insurance policies and all these things which comes under ATC, आपका health insurance ATD। तो इसको बोलते हैं deductions और exemptions which is in form of allowances I get from my office। तो ये सब मैं छोड़ दूँ, मैंने बोला आपको 50 के ऊपर डिडक्शंस अवेलेबल है। मैं किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में डोनेशन दे रहा हूँ, ATG, उसको क्लेम कर सकता हूँ। तो अगर ये प्लस आपका 10,000 तक का सेविंग बैंक इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है ओल्ड रिजिम में, वो न्यू रिजिम में नहीं है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है ओल्ड रिजिम में, बट ऑफकोर्स स्लैब रेट डिफरेंट है, और इसके लिए आपके पास ब्रेक इवन टेबल है अभी। सो दिस आर द डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन। आप अगर स्मार्टली प्लान करो तो अभी भी मुझे लगता है काफ़ी सारी जो ऑडियंस देख रही है, मुझे लगता है एटलीस्ट 20-25% ऑडियंस के लिए न्यू ओल्ड रिजिम बेनिफिशियल है। अप्रॉक्स 20-25% ऑडियंस हु आर सीइंग अस राइट नाउ might be old regime is beneficial if you can plan your deduction and exemptions in a better way। अब मान लीजिए किसी ने होम लोन ले रखा है या फिर एजुकेशन लोन ले रखा है, वो उसका यूज़ करके अपना टैक्स लायबिलिटी कैसे कम कर सकते हैं? इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये दो ही ऐसे लोन है जो हम भी रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट को कि इसकी सेवा और कोई लोन ना लो, बिकॉज देर इज़ अ गुड लोन एंड बैड लोन। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ आपके गुड लोन हो गए इन टर्म्स ऑफ गुड लायबिलिटीज, बिकॉज इससे आप कुछ असेट जनरेट कर रहे हो, राइट। इफ़ यू आर बाइंग अ हाउस विथ अ लोन, तो इसमें बेनिफिट ये आ रहा है, तो एक तो सबसे कम इंटरेस्ट रेट होता है आपके हाउसिंग लोन का, तो ये दिस इज़ फाइनेंशियली प्रूडेंस टू गो फॉर दिस लोन इफ़ यू नीड इट। बट अलॉन्ग विद दैट आप जो इंटरेस्ट इसमें पे करते हो ना, उसका आप 2 लाख तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ऑफ कोर्स दिस बोथ विच यू मेंशन, एजुकेशन लोन एंड हाउसिंग लोन, ओनली अवेलेबल इन द ओल्ड रिजिम, Yeah. बिकॉज न्यू रिजिम तो हमने काफ़ी क्लियर कर दिया। सो ओल्ड रिजिम में अगर मैं हूँ, मेरे पास हाउस है जो मैंने परचेस किया है लोन पे, तो मैं उसके ऊपर अप टू 2 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट एंड जो प्रिंसिपल, बिकॉज मैं EMI पे करूँगा तो उसमें इंटरेस्ट भी होगा और आपका प्रिंसिपल भी होगा, तो प्रिंसिपल अप टू 1.5 लाख रुपीज़ एंड आपका इंटरेस्ट अप टू 2 lakh rupees I can claim. So this is the benefit. How you can use it wisely? If I'm taking a joint loan along with my, let's say, spouse, my brother, my father, both of us can claim 2 lakh each. So अगर दो लोग हैं अनुषा, तो we will be able to claim 4 lakh rupees of interest and 1.5 lakh rupees each in ATC, which is 1.5 लाख जो आपको मैं बोल रहा हूँ, बराबर है। तो आपका दो जन के बीच में हो गया 4 + 3 7 लाख रुपए का डिडक्शन। So this is housing loan for you. Also, one thing which people are not aware, which is in new regime also, you can take a benefit of a housing loan. I just contradicted myself. मैंने आपको बोला नहीं मिलता है, मैं बोल रहा हूँ मिल रहा है। क्यों? Because अगर मैं हाउस परचेस कर रहा हूँ और उसको मैं आपको रेंट पे दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इन्वेस्टिंग के हिसाब से इसको ले रहा हूँ। अब ये जो हाउस मैंने परचेस किया और मैंने आपको रेंट पे दिया, उसके ऊपर मैंने रेंट अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो रेंट, because it is considered as income from let out property, Okay. income from let out property, okay, हाउस प्रॉपर्टी होगा जिसमें मैं रह रहा हूँ। अब लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो मैं जितना भी इंटरेस्ट भर रहा हूँ, नॉट 2 लाख रुपये, समझ लिया आप मुझे 10 लाख रुपये रेंट पे दे रहे हो और मेरा इंटरेस्ट आ रहा है 6 लाख रुपये, मैं पूरा इंटरेस्ट न्यू रिजिम में भी कर सकता हूँ, ओल्ड रिजिम में भी कर सकता हूँ, विच मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर। सो दिस इज लाइक दैट हैक that if you are going for investing into property, it has to come on your borrowed capital and not on your own capital, because in new regime also you can take this benefit, because ultimately आप उसको रेंट पे डालोगे तो रेंट इनकम के सामने आपका ये इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हो। अलॉन्ग विथ हाउसिंग लोन आपने पूछा कि एजुकेशन लोन, तो एजुकेशन लोन अगेन मुझे लगता है काफ़ी लोग इसको लेते हैं जब हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, बट इसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, और इसमें मैं हैक भी बताऊंगा और कैसे यूटिलाइज करना है, दोनों चीज़ बताऊंगा, एंड वाई इट्स क्वाइट रिलेवेंट, ओके। एंड दैट्स वाई आई टोल्ड यू, अभी भी वो 20-25% जनता के लिए ओल्ड रिजिम बेनिफिशियल हो सकता है, एंड दिस इज
two of that I would say very good hack where you can save a lot of taxes. तो अगर आप कोई भी चीज़ हायर एजुकेशन के लिए आप इंडिया में या तो अब्रॉड आप जा रहे हो, और मैं जब वो लोन लेता हूँ एजुकेशन लोन, तो उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट है, ओके आई एम सेइंग जितना भी इंटरेस्ट है, इधर कोई 2 लाख का लिमिट नहीं है. मतलब मैंने लोन लिया और मेरा हर साल 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, पूरा का पूरा मैं टैक्स डिडक्शन में ले सकता हूँ. 80E इज़ द सेक्शन, और ये मैं 8 साल तक ले सकता हूँ. ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है. नॉर्मली आपका हाउसिंग लोन इंटरेस्ट होता है 7-8 8.5, और आपका शायद एजुकेशन लोन 9-10% होता है. तो आपका एक काफ़ी सारा चंक मुझे लगता है इंटरेस्ट में जाता है. ये पूरा इंटरेस्ट आप ले सकते हो, राइट. अब क्या इश्यू होता है, बच्चे को हम फॉरेन पढ़ने भेज देते हैं, अब उसके नाम पे अगर लोन है, ठीक है, तो वो तो फॉरेन में शायद अर्न करेगा, और इंडिया आ भी जाए, ठीक है, तो उसके लिए शायद वो इतना इनकम नहीं होगा कि उसके सामने ये बेनिफिट ले पाए. तो यू बीइंग अ पेरेंट और अ स्पाउस can be a co-borrower, and if I take a loan for my child, okay, or my spouse, I can claim that. So ideally your parent should, and I would say must, take a education loan, because this unlimited interest you can claim for 8 years, it's still there. So make the best out of it till it's last. So नितेश, आजकल काफ़ी डिस्कशन में आ रहा है HUF. क्या आप मुझे बता सकते हैं एग्जैक्टली HUF क्या होता है, क्योंकि मुझे पर्सनली भी उतना बहुत क्लैरिटी नहीं है इसमें. And there's also like people talk about how you can reduce your tax liability using HUF. Please walk us through that. True, it's quite relevant, yet very less discussed and very I would say बहुत ही कम explore हुआ है ये topic, and it's quite relevant, and thanks you asked me this, because काफ़ी लोग को HUF शायद पता भी है ना, तो बहुत सारा मिसकंसेप्शन है और उसको बराबर वो यूटिलाइज नहीं कर रहे एज ए टैक्स प्लानिंग. सो HUF, आई जस्ट गो वेरी सिंपली दैट क्या होता है. पहले तो HUF is nothing but a Hindu undivided family. That's the full form of HUF. But though the name is Hindu undivided family, if you are a Hindu, Buddhist, Jain or Sikh, all of this religion can have HUF. This is first interesting point. The second thing is that जितने भी लोग ये देख रहे हैं और वो हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख है और वो मैरिड है, ठीक है, दो चीज़, अगर वो हिंदू, जैन, बुद्ध एंड सिख है और उनकी शादी हो गई है, तो सबका HUF ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. यस, आई रिपीट, इफ़ यू आर हिंदू, बुद्ध, जैन एंड सिख एंड इफ़ यू आर मैरिड, आपका HUF ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपको सिर्फ उसको रजिस्टर करना है. Okay. राइट, इंटरेस्टिंग. Yeah. सो व्हाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज HUF है ना, आप एग्रीमेंट से नहीं बना सकते. इट्स बाय बर्थ, आप वो फैमिली में बॉर्न हुए हो और आपने शादी की, ठीक है, देन इट बिकम्स द HUF. बट इंटरेस्टिंग पॉइंट इधर ये है, आप फर्स्ट जनरेशन ऑफ HUF हो, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मी एंड माई वाइफ, हमारी कोई पहले की HUF की इनकम नहीं है, मेरे समझो मेरे मॉम एंड डैड की, या उन्होंने HUF रजिस्टर नहीं किया था, राइट. सो अभी मैं एंड मेरी वाइफ फर्स्ट टाइम HUF रजिस्टर कर रहे हैं, देन देयर इज़ वन बिग कंडीशन दैट आई शुड हैव अ चाइल्ड. सो इफ़ यू आर मैरिड एंड यू आर अ फर्स्ट जनरेशन ऑफ रजिस्टरिंग दिस HUF, देन यू नीड अ चाइल्ड. तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, वो हस्बैंड वाइफ ने HUF तो बना ली, बट देर इज़ नो बेनिफिट ऑफ दैट. वाई? बिकॉज लॉ ये कहता है, HUF लॉ, कि आपको अगर सेपरेट असेसी चाहिए, मतलब जो बेनिफिट चाहिए इनकम टैक्स के, देन यू नीड टू हैव अ फैमिली, और फैमिली तब कंसिडर होता है जब यू, योर स्पाउस एंड यू हैव अ चाइल्ड. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ HUF रजिस्ट्रेशन. सो दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट. एंड जब ये HUF आपकी है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन करने की फॉर्मेलिटी बहुत ही सिंपल है. आपको सिर्फ आपका पैन नंबर चाहिए HUF का, ठीक है. सो एक नितेश बुद्धदेव हो गया, दूसरा हो गया नितेश बुद्धदेव HUF. सो आई हैव माई ओन HUF रजिस्टर्ड, ठीक है. सो टैक्स प्लानिंग पे मैं आता हूँ, बट आई वॉन्ट टू कन्वे दैट कि हाउ ईजी इट टू रजिस्टर दैट. बट अगेन आई वॉन्ट टू एम्फोसाइज ऑन दैट यू नीड टू प्लान वेल, कि आप इसको यूज़ कर पाओगे कि नहीं, ठीक है. बिफोर आई गो टू रजिस्ट्रेशन, द इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज दैट यू नीड टू प्लान वेल, अदरवाइज इसमें आपको स्क्रूटिनी भी आ सकती है, नोटिस भी आ सकती है अगर आपने इसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया. तो आपको पूरा न्यूआंसेस पता होना चाहिए. कमिंग बैक टू द रजिस्ट्रेशन पार्ट, मुझे मेरा पैन नंबर निकालना पड़ेगा नितेश बुद्धदेव HUF का, एंड दैट इज़ नथिंग बट आई टोल्ड यू कि रजिस्ट्रेशन मुझे करना है, राइट. तो अगर मुझे HUF का डीमेट खोलना है, ठीक है, मान लीजिए मुझे डीमेट खोलना है, तो मुझे क्या चाहिए? पैन कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, बस ये दो चीज़ चाहिए. पर अभी HUF का पैन निकालने के लिए आपको एक सिंपल सा एफिडेविट देना है, ठीक है, दैट मी, माई वाइफ, माई चाइल्ड, आई एम द कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली, ओके, एंड अदर टू आर द को पार्टनर. It's the legal term, sorry, but I have to use that, or you call it a member,
there is loosely interchanged co-partner and a member. Okay, so I am a karta and these are the two co-partner and we have this HUF and I need a PAN for that. तो PAN कार्ड निकालने के लिए ये एक रिक्वायरमेंट है that I need a HUF का पैन कार्ड निकालने के लिए एक फॉर्मेलिटी है कि मुझे एफिडेविट चाहिए. एफिडेविट, माई KYC प्रूफ एंड आई हैव माई HUF रेडी टू यूज. इट्स एज सिंपल एज दैट. ओके, वंस आपका HUF अकाउंट ओपन हो गया, आपने उसका पैन आ गया, आपने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया बैंक, और आपका HUF आपने यूज़ करके आपका डीमेट खोल दिया या आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है. बट द मेन क्वेश्चन कम्स कि आप कैपिटल कहाँ से लाओगे. मुझे इन्वेस्ट करने के लिए HUF से समझ लीजिए मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है कोई स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, या उसमें से मुझे कुछ करना है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ बिजनेस भी करना है. बाय द वे HUF कैन हैव अ बिजनेस आल्सो. Okay, so the main part or a crucial aspect where 90% people fail is bringing the capital into the HUF. So HUF क्रिएट कर ली पर आप उसमें कैपिटल नहीं ला पाओगे, इट्स यूजलेस. तो मोस्ट लोग क्या करते हैं, एंड दिस इज अ बिग मिस्टेक पीपल आर मेकिंग. मैंने क्या किया, मैं नितेश बुद्धदेव हूँ, नितेश बुद्धदेव HUF है, मैंने 5 लाख रुपये नितेश बुद्धदेव HUF में ट्रांसफर कर दिया और उसमें से मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया. यहाँ तक सब ठीक है. अब जो स्टॉक की इनकम आएगी, जो प्रॉफिट आएगा या जो डिविडेंड आएगा या जो बैंक इंटरेस्ट आएगा, वो मेरे में क्लब हो जाएगा. तो आपको जो बेनिफिट लेना था HUF पे वो जीरो हो गया, बिकॉज हियर इज ऑल्सो क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल. अब आप बोलोगे तो फिर आपकी वाइफ को बोलो डाल दे, वो भी अलाउड नहीं है. सो HUF का सबसे बेस्ट ऑप्शन है टू गेट द कैपिटल कि आपको इनहेरिटेंस में कुछ आए. व्हेन आई से इनहेरिटेंस, लेट्स से देयर इज अ हाउस, ओके, वो मुझे मेरी मम्मी मेरे नाम पे देने वाली है. क्या उसकी जगह पे मेरी HUF को वो गिफ्ट कर सकती है ये हाउस इन इनहेरिटेंस? यस, शी कैन डू. व्हाट इज द बेनिफिट? जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि इसका बेनिफिट क्या है HUF का. नाउ आई टोल्ड यू देयर इज अ 2 सेपरेट असेसी, which means 2 सेपरेट. नितेश बुद्धदेव इज वन थिंग, नितेश बुद्धदेव HUF इज वन थिंग. अभी नितेश बुद्धदेव HUF में अगर वो हाउस आता है उसके नाम पे, HUF के नाम पे, और मैं उसको रेंट पे देता हूँ, तो वो रेंट HUF की इनकम मानी जाएगी, नहीं नितेश बुद्धदेव की. तो अगर मेरी ऑलरेडी 30% टैक्स स्लैब में मैं आता हूँ, अब मुझे एक नया पर्सन मिल गया नितेश बुद्धदेव HUF, जिसके अंदर अगेन अप टू अ सर्टेन लेवल जो आपके स्लैब रेट है, तब तक मुझे कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा. और इवन इफ आई एम पेइंग टैक्सेस, इट माइट बी लेसर देन 24,75,000 एंड इट द अदर पर्सन विच इज HUF हैज़ अ लेस टैक्स लाइबिलिटी. तो इसका ये यूज़ है. अगर आपका HUF में कैपिटल प्रॉपरली आ गया, ठीक है, उसके बाद अब उसमें से डीमेट खोलो, उसमें से इन्वेस्ट करो, उसमें से कुछ बिजनेस करो, ठीक है, एवरीथिंग इज लीगल. तो गेटिंग अ कैपिटल इज़ अ बिग थिंग. अगर मैंने उसको, और मैं कितने प्रॉस्पेक्ट को मिलता हूँ, कितने लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं इन मीडिया और अदर पॉडकास्ट कि नितेश आई एम ट्रांसफरिंग मनी टू HUF, और वो बोल रहे मैं तो 5 साल से कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है. जब वो स्क्रूटिनी आएगी, वो 5 साल का आपका इनकम अपने क्लब कर देंगे. वो क्या बोलेंगे, देर इज नो 2 पर्सन सेपरेट. नितेश बुद्धदेव ने पैसा ट्रांसफर किया और यू जस्ट मिस यूटिलाइजिंग द प्रोविजन ऑफ HUF. सो HUF का कोर पर्पस इज दैट वॉट एवर असेट्स यू हैव नाउ दैट बिलोंग्स टू दैट फैमिली, नितेश बुद्धदेव HUF. अब वो HUF में जितने भी लोग बोर्न होंगे, बाय डिफॉल्ट वो उसके मेंबर हो जाएंगे. तो इफ आई हैव अनदर चाइल्ड फॉर एग्जांपल, दैट विल आल्सो बी पार्ट ऑफ HUF. आई कांट डिसाइड हु विल गेट व्हाट शेयर एंड ऑल दैट थिंग. ऑल आर इक्वली गेटिंग द शेयर. तो दूसरा पॉइंट ये भी है, क्या इसको मैं टैक्स प्लानिंग के लिए, तो ठीक है, एस्टेट प्लानिंग के लिए भी यूज़ करूँ. एस्टेट प्लानिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, पर आपके पास वो चॉइस नहीं है कि मुझे ये बेटे को इतना देना है, बेटी को इतना देना है, मेरी वाइफ को इतना देना है. यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज ऑल आर इक्वल ऑनर. और उसको जो पार्टीशन करना है, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई, मुझे लगता है थोड़ा ईजियर वे है. बट जब बड़ी फैमिली आती है, लाइक माई फादर्स HUF इफ एग्जिस्ट एंड वी ऑल आर चिल्ड्रन कॉल्ड इक्वल ऑनर इन दैट, सो इट बिकम्स अ कॉम्प्लिकेटेड अफेयर. यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसको बराबर समझना है, क्या नहीं करना है वो समझना है. और अगर इसको बराबर समझ लिया तो आपके पास एक दूसरा, आपके साथ एक HUF क्रिएट हो जाएगा और उससे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो. उसमें आप ऑल डिडक्शन ले सकते हो, उसमें न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम अलग से कर सकते हो. एवरीथिंग एज गुड एज आई एम डूइंग इन माई इंडिविजुअल कैपेसिटी आई कैन डू इन HUF. एज सिंपल एज दैट. So you're telling me if I don't have inheritance, there's no point of using HUF? Yeah, otherwise you need to take a loan. You get a gift in the HUF. Okay. अगर आपको कोई गिफ्ट देता है, नॉट द को पार्टनर, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज HUF's इनकम. बट वो गिफ्ट कितनी अलाउड है और ये सब देखना पड़ेगा. सो इनहेरिटेंस इज द बेस्ट वे. या आप लोन लो, पर आपको लोन किस बेस पे मिलेगा, HUF में आपको कौन लोन देगा, वो भी आपको देखना है, राइट? बिकॉज उसकी कोई इनकम नहीं है. मैं जब लोन लेने जाऊँगा तो मेरी इनकम देखेंगे, राइट? नितेश बुद्धदेव की इनकम पे HUF का लोन नहीं मिलेगा. So you need to structure it well if you want to utilize. That's very interesting. मुझे भी HUF डीमैट अकाउंट तो खोलना चाहिए. अगर आप HUF डीमैट अकाउंट खोलने की सोच रहे हो तो आई हैव अ गुड न्यूज़. ये पूरा प्रोसेस धन पे होता है सिर्फ 10 मिनट में, वो भी कम्प्लीटली ऑनलाइन एंड नो पेपर वर्क. और हाँ, ये बिल्कुल फ्री भी है.
अगर आपको पूरा प्रोसेस जानना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इस पॉडकास्ट के बाद ज़रूर देखें. लेट्स गेट बैक. नितेश, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, म्यूचुअल फंड हुआ, शेयर हुआ, ETF हुआ, इनको इंडिया में टैक्स कैसे करते हैं? श्योर, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, लोग बोलते नहीं तो कौन सा म्यूचुअल फंड सही है और कौन से स्टॉक में डाले, राइट. आई थिंक मुझे लग रहा है फर्स्ट इट शुड बी अलाइन दैट कि वाई यू आर इन्वेस्टिंग. ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट. व्हाट्स योर गोल्स एंड ऑल दैट थिंग. नाउ आफ्टर दैट ऑल्सो हम बात कर रहे हैं वो इसमें क्या रिटर्न मिलता है. शायद पीपल डायरेक्टली जम्प टू द रिटर्न कि इसने इतना रिटर्न दिया, ऑल दैट थिंग. व्हाट पीपल आर नॉट सीइंग, बिकॉज दैट इज प्री टैक्स. आपको अल्टीमेटली क्या पड़ेगा कि आपकी जेब में कितना पैसा जा रहा है, राइट. सो व्हाट यू नीड टू सी इज अ पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑन एनी इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग. नाउ इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज आपकी ऐप और आप लोग भी वही करते हो धन से, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो आई थिंक इट विल बी रिलेवेंट फॉर ईच एंड एवरी पीपल. व्हाई आई एम सेइंग दैट व्हेन यू इन्वेस्ट इनटू एनी ऑफ द फाइनेंशियल असेट्स, इट्स स्टिल टैक्स डिफरेंटली. लोगों को लगा 23 जुलाई को बजट आया, उसने कैपिटल गेन रिवैम्प कर दिया. कैपिटल गेन तो रिवैम्प कर दिया और सब स्टॉक्स म्यूचुअल फंड को एक ही बास्केट में डालते हैं, एफएनओ को भी एक ही बास्केट में डालते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. सो व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग, ओके, आइदर आई एम डूइंग एफएनओ और लेट्स से आई एम डूइंग अ डे ट्रेडिंग. तो मेरा डे ट्रेडिंग हो गया, ओके, उसको हम डालेंगे स्पेक्युलेटिव इनकम में. दैट्स कॉल्ड अ स्पेक्युलेटिव इनकम. ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट दैट्स इनकम टैक्सेस. ओके, तो दैट्स अ स्पेक्युलेटिव इनकम taxed as business and profession as per your slab rate. There is no 12.5% and 20% rule. If you are doing FNO, that is also considered as your business income and you have to pay tax as per your slab rate. Okay. Slab rate is, now we are aware कि कैसे स्लैब चलता है, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16, 16 to 20 and 20 and 24 and 24 के ऊपर 30%. This is how the slab rate works. So this would be considered as my speculative business income, which is my trading. Non-speculative normal business income, which is my FNO, charged at slab rate. अब आते हैं हम इन्वेस्टिंग के ऊपर. And when I say invest, it's for a long term. So that is a third category which you have asked for, that कि मेरा म्यूचुअल फंड, ETF और स्टॉक्स कैसे टैक्स होता है, राइट. सो इफ आई गो टू दैट, इफ यू आर नाउ यू हैव टू सी टू थिंग्स, हाउ मच ड्यूरेशन यू आर होल्डिंग दैट. सो आज मैं कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, उसको मैं 12 मंथ से कम होल्ड करके बेच देता हूँ, 6 महीने में बेच दिया, 8 महीने में बेच दिया, तो हो जाएगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. और उसके ऊपर अभी टैक्स है 23 जुलाई के बाद. ओके, एंड वाई एम मैंशनिंग, वी हैव द कंटेक्स्ट नाउ 23 जुलाई के पहले और उसके बाद. बट ऑफकोर्स वी आर शूटिंग इन, मतलब वी आर रिकॉर्डिंग इन दिस फिनेंशियल ईयर. तो अभी 1 अप्रैल 25 के लिए आपके पास काफ़ी सिंपल चीज़ है. योर म्यूचुअल फंड, योर स्टॉक्स, शॉर्ट टर्म विच इज लेस देन 12 मंथ्स, टैक्सड एट 20%. ओके, वन सिंप्लीफिकेशन केम इन लास्ट बट इज दैट आपके जो भी लॉन्ग टर्म असेट्स हैं, जो भी, ओके, इट कैन बी बेस्ड ऑन 12 मंथ्स और 24 मंथ्स. That's the only difference. Okay, for example, I'll clarify that. Your mutual funds, your stocks, listed equities, as we say, if you are holding for more than 12 months, is considered as a long term. And that would be taxed at 12.5%. Earlier it was 10%. Correct. Now it is taxed at 12.5%. But I need to hold for more than 12 months. So apart from your stocks and mutual fund, which I told you that 12 महीने के अंदर होगा तो शॉर्ट टर्म होगा, पर जब आती है लैंड, आपका रियल एस्टेट हो गया, आपका ऑल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, अनलिस्टेड स्टॉक्स, ये सब के लिए अगर आप 24 महीने के अंदर इसको बेचते हो, ठीक है, तो आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से होगा. सो दिस इज द मेन डिफरेंस. यू हैव टू सी 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स. 12 मंथ्स में कौन सी चीज़ें आती है, 24 मंथ्स में कौन सी चीज़ें आती है. बट ऑल द लॉन्ग टर्म, वंस इट्स अ लॉन्ग टर्म, नाउ इट्स फ्लैट 12.5%. दैट्स द बेनिफिट. So let's say I'm investing in some international mutual fund or ETF. राइट. उस केस में टैक्स इम्प्लीकेशन कैसा रहेगा? इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो लॉ में अलग से वो इंटरनेशनल की बात ऐसे नहीं कर रहे हैं, वो बोलते हैं दिस इज अनलिस्टेड और लिस्टेड. ओके, सो इफ इट्स लिस्टेड इन इंडिया, Okay. it's considered as listed. If it's not listed in India, it can be your unlisted shares available right now in the market, जो इंडियन कंपनी है, या फिर आप फॉरेन में कहीं पे लिस्टेड हो, तो ऑल दिस आर कंसिडर्ड एज अनलिस्टेड. और once it's unlisted, less than 24 months, unlisted when I say unlisted in India. So if it's listed anywhere out of India, then less than 24 months as per your slab rate, which is short-term capital gain, more than 24 months, 12.5%, which is your long-term capital gain. So you just need to remember listed or not. India में list है, तो you get that benefit of 12 months. Otherwise, all these are considered as unlisted. Though it's foreign में कहीं पे listed है, वो ETF है, जो भी कुछ है. नितेश, हमने काफ़ी बात की टैक्स सेव करने की.
ऐसे कोई अंडररेटेड हैक्स है जो मैं यूज़ करके टैक्स बचा सकती हूँ? For sure. I think that's one of the reason I'm here. So, अंडररेटेड भी बोलूँगा और शायद आप बराबर से उसको यूज़ भी नहीं कर पा रहे हो, दोनों चीज़ की मैं बात करूँगा। तो पहले तो आता है आपके कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, ओके? अब कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब आपने हमने अभी जस्ट देखा कि आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होता है। अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैन बी यू आर सेलिंग योर गोल्ड आफ्टर 24 months, यू आर सेलिंग योर म्यूचुअल फंड आफ्टर 1 year, or even you are selling your foreign mutual fund or foreign equity for that sense after 24 months. ठीक है, ये सब आ गए आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले असेट्स। और मान लीजिए किसी को प्रॉफिट हो रहा है 1 करोड़ का, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10-15 ईयर्स की वो बेचने जा रहा है और 1 करोड़ का प्रॉफिट है। एक ऑप्शन तो है कि मैं इसके ऊपर 12.5% टैक्स विच इज़ 12.5 लाख भर दूँ। दूसरा ऑप्शन है कि मैं इससे हाउस बाय कर लूँ। हाउस बाय करने के लिए लेट्स अज्यूम दैट कि बंदे को जिसको प्रॉफिट है उसने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था और उसका अभी 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ का ये जब लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, एज आई टोल्ड यू, इट्स नॉट ओनली म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक, एनी काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, राइट? अगर उसको बेचेगा और उसके ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है, अपने एग्जाम्पल में 2 करोड़ का टोटल उसने रिसीव हुआ, उसमें से 1 करोड़ प्रॉफिट, 1 करोड़ उसकी कॉस्ट है, तो पूरा 2 करोड़ अगर मैं कोई घर परचेस करने में इंडिया में इन्वेस्ट करता हूँ, okay, I don't need to pay a single rupee tax. You can pay a zero tax if you buy house property, okay, from the long term capital asset का जो gain है उसमें से, okay. So this is something which people need to plan, because अगर मुझे 5 साल 8 साल 10 साल के बाद घर लेना है, so can I combine along with my housing loan, मेरे ये long term investments है उसको मैं इसके साथ combine कर दूँ क्या? This is about the planning. So मुझे लगता है लोगों को शायद ये पता तो है पर इसको प्लान नहीं कर पा रहे हैं. So that is what I wanted to say, that you plan for that and you would rather pay zero tax, because anyway you want to buy a house out that, right? So that is one thing I can recollect, which people are knowing or maybe not knowing, or if they're knowing, they are not utilizing it properly. And the one thing I wanted to emphasize is that कि कोई भी long term capital asset होने चाहिए, ठीक है? So वो आपका ESOP भी हो सकता है. We have many client, उनकी कंपनी लिस्ट हो जाती है, ठीक है, they are making crores of rupees and now they want to buy a house. They will pay zero tax if they use this कैपिटल गेन टू बाय द हाउस. पर अगर मैं 2 करोड़ पूरा यूज़ नहीं करता हूँ, मान लीजिए मैंने 1.5 करोड़ का घर लिया या 1 करोड़ 80 लाख का लिया, तो उसका प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिलता है. उसका एक इक्वेशन है, वो हिसाब से मुझे प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिलेगा. फिर भी आप बेनिफिट उसका ले सकते हो, ये आता है सेक्शन 54F में, ठीक है. अब ये आपका हो गया, कोई भी लॉन्ग टर्म असेट को बेच के आपको पैसे बचाना है या टैक्स बचाना है, तो दिस इज अ लीगल वे टू डू दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, everybody is investing nowadays in a mutual funds and stocks, but what most of the people are not taking benefit of is profit harvesting. Profit harvesting is a very simple things. Again, in 2018, okay, 2018 2004 से 2018 तक कोई भी टैक्स नहीं था आपके शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड पे, बाय द वे, राइट? यू आर अवेयर अबाउट दैट. 2018 में कैपिटल गेन पे टैक्स आता है. Anusha, you are the first one to write that you can still save capital gain on your long term stocks or a mutual fund. Why? What you can do, लेट्स से आई एम इन्वेस्टिंग 5 लाख रुपीज़ इन अ म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स, और 1 साल के बाद लेट्स अज्यूम दैट कि वो 6,25,000 हो जाता है. नाउ आई वांट टू होल्ड दिस फॉर अ लॉन्ग टर्म, ओके, फॉर मे बी 5 years 10 years, एंड म्यूचुअल फंड इज डूइंग ऑल्सो गुड. बट what I will do, I will sell this 6,25,000 का म्यूचुअल फंड आफ्टर द 12 months ऑफ होल्डिंग, ठीक है. अब जब मैं उसको बेचूंगा तो 1.25 लाख का गेन हुआ. अब ये 1.25 लाख का जो गेन है पर एनम पर पैन इज एग्जेम्प्ट. You don't need to pay any tax on that. No taxes. Okay. 1.25 lakh rupees of gain on long-term equity or a mutual fund is exempt up to 1.25 lakh rupees. That is per financial year per PAN. Now आपको लगेगा 1,25,000 में ये करके क्या हासिल होगा? 15,625 to be precise. You will save tax every year. Thus, people must do. Now, I'm not just saying do this for the heck of doing this. 3-4-5 साल हो गए अनुषा, मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड है या कोई स्टॉक्स है, मुझे उसको रिवैम्प करना है या मुझे उसको रीबैलेंस करना है, मुझे थोड़ा गोल्ड बेच के इक्विटी लेना है एंड ऑल दैट थिंग, राइट? आई कैन यूज़ दिस ईच एंड एवरी ईयर. जब आपका पोर्टफोलियो थोड़ा साइजेबल हो जाए, ईच एंड एवरी ईयर यूज़ दिस एंड गेट 15,625 रुपीज़ ऑफ बेनिफिट. बट द बिगेस्ट हैक देन दिस इज दैट इफ आई एम इन्वेस्टिंग फ्रॉम लेट्स से 3 or 4 family member, I can do in each of them. So if I'm investing for 4 person in my family, or my family is investing from 4 DMATs, right? Mom, dad, me and my spouse, for example. If we take this benefit of 1,25,000 capital gain booking, which is more than 60,000 rupees of tax benefit.
per financial year. You don't need to do that. Plan it, single click, buy it back after 2 days. It's legit transaction. Why? Because वो 6,25,000 जो मैंने बेचा उसको 2 दिन के बाद वापस मैंने परचेस किया, दैट बिकम्स माई न्यू कॉस्ट. अब जब 6,25,000 वापस 1,25,000 उसमें और जुड़ जाएगा, मैं वापस ये ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ. नॉट नेसेसरी कि आपको हर 12 मंथ्स के बाद ये चांस मिले, पर 15 मंथ्स 18 मंथ्स जब भी मिले, यूज दिस प्रोविजन. सो दिस इज कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग फी. सो ये कितनी बार, ऐसा कुछ लिमिट है कि इतनी ही बार कर सकते हैं? नथिंग ना, बिकॉज सी दिस इज योर नॉर्मल ट्रांजेक्शन, राइट. आपको ये देखना है कि आपका, और ये एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, पर पैन और आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड सब मिला के, मतलब ये पर पैन लिमिट है पर फिनेंशियल ईयर कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक एग्जेम्प्ट है. सो यू कैन यूज एन नंबर ऑफ टाइम्स इन योर नेक्स्ट 20, 30, 40 years ऑफ इन्वेस्टिंग जर्नी. सो दिस इज वन हैक. आइदर पीपल आर अवेयर, मे बी नॉट यूटिलाइजिंग प्रॉपरली और अंडर यूटिलाइजिंग दैट. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट. ठीक है नितेश, आपने बात की मेकिंग गेन्स. व्हाट इफ आई इनकर लॉसेस? उस केस में क्या मैं उसको सेट ऑफ कर सकती हूँ, या फिर हाउ टू नेविगेट दैट? श्योर, एंड दैट्स वेरी फैक्चुअल आई वुड से, बिकॉज एवरी साल तो मुझे प्रॉफिट होगा नहीं, कितना भी कोई लर्नड इन्वेस्टर ट्रेडर रहने दो, और ड्यूरिंग द ईयर भी कुछ में प्रॉफिट होगा कुछ में लॉस होगा, पॉसिबल है. अब इसमें जब लॉस की बात आती है तो पहले तो वो लॉस को कैसे सेट ऑफ करते हो, और मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो वो रेड कलर है ना, वो भी आपको अच्छा लगने लगेगा. Okay, apart from even the Valentine Day, you will like the red color even in your portfolio, because you can still save taxes with that red color. And I'll explain how. First of all, आपके लॉस आपको कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन से लॉस और गेन सेट ऑफ कर सकते हो. ठीक है, अब आपका या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लॉस हो सकता है. तो आपका जो शॉर्ट टर्म लॉस है कैपिटल गेन में, ठीक है, जो आपने म्यूचुअल फंड 1 साल के बेच दिए, या फिर आपके स्टॉक से वो आपने 1 साल के अंदर बेच दिए फॉर एग्जाम्पल. ओके, तो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. मान लीजिए, आई गिव एन एग्जाम्पल, मेरे को कुछ ये साल म्यूचुअल फंड में लॉस है 50,000 का फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, और मुझे कुछ कारणों सर मुझे कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करना है. व्हेन आई से, मेरे 5 साल पहले वाले जो म्यूचुअल फंड थे ना, वो मैं अभी उसमें 3 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे कुछ असेट परचेस करना है या मेरा गोल अचीव हो गया, राइट. तो 3 लाख का मुझे प्रॉफिट है, उसके सामने ये 50,000 का मेरा जो म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म लॉस है, ये दोनों को मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ. तो अभी मुझे टैक्स कितने पे भरना है? 3 लाख पे नहीं, सिर्फ 2.5 लाख पे, और वो 2.5 लाख में से भी 1,25,000 तो एग्जेम्प्ट है. तो इस हिसाब से मैंने वो लॉस को यूटिलाइज किया. क्यों? आप बोलोगे नहीं तो इस पर वो लॉस में था, वो तो आप शायद होल्ड करने वाले थे. अग्री, आई विल अगेन बाय इट आफ्टर 2 days, just to offset my gain in a long-term mutual fund or a long-term stocks. And let me tell you one more thing, not only stocks, you can even do the cross asset adjustment. So as we speak, what we are doing, we thought that कि अभी गोल्ड 3-4 महीने पहले हम लोगों ने इसका इम्प्लीमेंट करना चालू किया. हमको लगा गोल्ड एक्सपेंसिवली वैल्यूड है और उसके सामने इक्विटी में अच्छा ओकेशन बन रहा था लेने का, वैल्यूएशन अच्छा लग रहा था, तो हमने गोल्ड बुक कर दिया. गोल्ड का लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट था 4-5 साल पहले जो डाला था, उसमें हमने गोल्ड का अलोकेशन भी बढ़ गया था पोर्टफोलियो में क्लाइंट में, तो हमने वो गोल्ड बेच दिया. उसके ऊपर मुझे 12.5% टैक्स भरना पड़ेगा, हमने अभी डिस्कस किया. अब अगर उसको बचाना है, अगर मेरे पास शॉर्ट टर्म में कुछ लॉस है, उसको मैं बेच दूँ, तो उसको बोलते हैं लॉस बुक कर दिया मैंने टेम्प्ररी, और वो मेरा जो लॉन्ग टर्म वाला जो गेन है गोल्ड का भी, उसके सामने ही एडजस्ट कर सकता हूँ. सो वॉट पीपल आर नॉट अवेयर दैट आई कैन एडजस्ट माई शॉर्ट टर्म लॉस विथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. हियर व्हाट आई एम डूइंग, गोल्ड का जो लॉन्ग टर्म का गेन है उसके सामने मैं शॉर्ट टर्म का लॉस यूज कर रहा हूँ. सो नॉट ओनली इन द म्यूचुअल फंड वर्सेज म्यूचुअल फंड और स्टॉक वर्सेज स्टॉक, क्रॉस असेट एडजस्टमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल. देर आर 2 थिंग्स विच आई एम हाईलाइटिंग. अगर आपका लॉन्ग टर्म लॉस है तो उसको सिर्फ आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही एडजस्ट कर सकते हो. दिस आर द 2 रूल टू रिमेंबर व्हेन इट कम्स टू योर प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द कैपिटल गेन. बट मान लीजिए किसी को ट्रेडिंग में लॉस्ट है, जो सेम डे इंट्राडे करते हैं, बराबर है, वो आप एडजस्ट कर सकते हो सिर्फ इंट्राडे प्रॉफिट के सामने. इसके अलावा पॉसिबल नहीं है. योर इंट्राडे लॉस विच इज स्पेकुलेटिव लॉस कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट योर इंट्राडे गेन, उसके अलावा किसी और के सामने नहीं. बट फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आपका लॉस है, और एज पर सेबी डेटा 93% लोगों का लॉस है, ठीक है, अगर फ्यूचर ऑप्शन में किसी का लॉस है, ओके, उसको आप कोई भी इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हो. व्हेन आई से कोई भी इनकम एक्सेप्ट सैलरी, विच मीन्स अगर आपका फ्यूचर ऑप्शन में लॉस है और आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट आ रहा है, उसके सामने भी एडजस्ट हो सकता है. आपको डिविडेंड आ रहा है,
उसके सामने भी एडजस्ट हो सकता है। आपका दूसरा कोई बिजनेस इनकम है, उसके सामने भी एडजस्ट हो सकता है। तो योर फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉसेस मस्ट बी ऑफसेट अगेंस्ट ऑल दिस प्रॉफिट दैट मैनी पीपल आर नॉट अवेयर। एंड मैंने आपको कैपिटल गेन और फ्यूचर ऑप्शन वाला जो लॉस बोला, मैंने लॉस बुक कर दिया, पर शायद लॉस प्रॉफिट से भी ज़्यादा है, तो उसको मैं 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। मतलब नेक्स्ट 8 साल में उसको मेरे रिटर्न में मुझे दिखाना है, और जब भी सामने प्रॉफिट आएगा फ्यूचर ईयर्स में, उसके सामने भी ऑफसेट कर सकता हूँ। टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस 2 लाख है, और वो साल में मेरी इनकम 1 लाख की थी, एग्जाम्पल, ठीक है। तो अभी मैंने पूरा 2 लाख का ट्रांजेक्शन कर दिया और मैंने 2 लाख का लॉस बुक कर लिया। तो पहले साल मैंने 1 लाख सेट ऑफ कर दिया, पर 1 लाख जो मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ उसको मैं 8 साल तक मेरे बुक्स में दिखा सकता हूँ, और जब भी फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट आएगा फ्रॉम एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी, आई कैन सेट इट ऑफ। कैरी ऑफ बैचेस में कर सकते हैं या फिर सो कैरी ऑफ जो आपका लेफ्ट ओवर जो लॉस रहेगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने आपको 2 लाख वाला जो एग्जांपल दिया, इसमें 1 लाख हो सकता है, कुछ भी जो प्रपोर्शनेट जो बीच में बच गया लॉस आपका, दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड। ओनली स्पेक्युलेटिव लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 years. योर कैपिटल गेन, योर F&O कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 years. So as I told you in the beginning, even your red color in your portfolio can help you save taxes. You need to know the compliance, you need to know the rule, you need to plan well, and of course you need to keep watching all this podcast. This was a very, very interesting session. Thank you so much, Nitesh. My pleasure. Thank you so much for taking out the time. Thank you so much for joining in. अगर आपको ऐसे और पॉडकास्ट देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और धन ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड द कमेंट सेक्शन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.